देहरादून से खबर, जहां सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री की तबियत बिगड़ी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास की तबियत बिगड़ी है। सदन में सवाल जवाब के बीच अचानक से तबियत बिगड़ गई। विधानसभा डिस्पेंसरी से दून अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। सत्र के दूसरे दिन सवालों का जवाब देने के लिए चंदन राम दास का दिन था, ऐसे में उनकी तबियत बिगड़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सदन की कार्यवाही के दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास की तबियत खराब हो गई है। सदन में सवाल जवाब चल रहे थे और उसी बीच अचानक से तबियत बिगड़ गई। विधानसभा डिस्पेंसरी पहले ले जाया गया और उसके बाद दून अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। सत्र के दूसरे दिन सवालों का जवाब देने के लिए चंदन राम दास का दिन था और इस दिन उनकी तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें दून अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इलाज उनका वहां पर चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, कैसी तबियत है मंत्री जी की अभी? गुंजन, देखिए मैं इसमें एक अपडेट कर देता हूं। चंदन रामदास को अब दून अस्पताल से मैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उनकी तबीयत जो है सामान्य बताई जा रही है। वायरल फीवर और सांस लेने में उन्हें कुछ दिक्कत हुई थी, इस वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। पहले उन्होंने यहीं से अपना उपचार कराया, जो यहाँ की डिस्पेंसरी है विधानसभा भवन की। उसके बाद विधानसभा भवन से उन्हें दून अस्पताल रेफर किया गया था और दून अस्पताल से भी उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सांस लेने में थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत बताई जा रही है। उसके अलावा वायरल फीवर भी है। तो नमूनिया जैसी प्रॉब्लम अभी तक शुरुआती दौर में बताई गई है कि उन्हें नमूनिया है, क्योंकि सुबह भी उन्होंने हमसे बातचीत में कहा था कि कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं है। लेकिन अभी उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, क्योंकि अभी आधा घंटे पहले ही उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो जो बाकी आगे के चेकअप हैं वो उनके किए जाने हैं और उसके बाद एक हेल्थ बुलेटिन उनका जारी किया जाएगा कि किस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है। लेकिन अभी तक जो उनके प्यारों और अन्य लोगों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन हल्की उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, छाती में हल्का दर्द बता रहे हैं। उसके अलावा वायरल फीवर है। तो ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है कि आगे किस तरह की उनकी स्थिति बन पाती है। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए गए तो सत्ता पक्ष की तरफ से उनका जवाब दिया गया, मगर कांग्रेस कह रही है कि मंत्री होमवर्क पूरा किए बगैर ही सदन में आ रहे हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर गर्माहट थी। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों के बहाने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने अधीनस्थ चयन आयोग के जरिए हो रही भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया है, जिसके लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग उठ रही है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। युवाओं की भर्ती होती है और उसको 18 पालियों में कराया जाता है। आप समझिए, क्या सरकार के पास 80,000 युवाओं का एक दिन में एग्जाम कराने का इंतजाम नहीं है? यही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री के एग्जाम में 2,58,000 युवाओं को एक दिन में एग्जाम कराती है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 80,000 को 18 दिन में कराती है। और 18 दिन में जो 1800 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 332 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके जिन लोगों से वो मिले हुए हैं उनको फायदा मिले। उत्तराखंड उधर कांग्रेस ने बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो पति और पत्नी दोनों को इसका फायदा मिलता था, मगर अब इसमें बदलाव किया गया है। हमने मानक बनाए हैं, उसमें काफी तादाद में जो है हमारी बहनें जो वृद्धावस्था में हैं वो वंचित हो रही हैं। जब आंकड़ा मांगा गया तो उनके पास आंकड़ा नहीं था। वे माननीय मंत्री जी जो हैं वो आंकड़ा या तो छुपा रहे थे या उनके पास था नहीं। और इसको मैं यही मानती हूँ कि पूरी तरीके से वो बिना किसी होमवर्क के यहाँ आए थे और वे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से उसमें मदद लेते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि सरकार के मंत्री बगैर होमवर्क किए ही सदन में आ रहे हैं। किस तरह से माननीय मंत्री जी विवश दिखाई दिए, जिस तरह से उन्होंने हताशा दिखाई दी, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, ये बड़ी विडंबना है। होमवर्क की कमी है या सरकार सवालों से बचना चाहती है? कई चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि धन की व्यवस्था होने पर लिखित रूप में हम प्रश्न का जवाब भेज देंगे। अगर ये मैं चाहता हूँ, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने प्रश्नों के जवाब लिखित रूप में भेजने हैं तो तारांकित कर दें। सदन चलाने का क्या औचित्य है? सदन के अंदर ये मुद्दा भी उठा कि परिवहन निगम के संचालन में सरकार को अब तक कितने राजस्व की हानि हुई।
परिवहन निगम को लाभ में लाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, इस पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि विज्ञापनों के प्रचार प्रसार से निगम को 3 करोड़ की आय हुई है, जबकि राजस्व में सीएनजी की जो बसें अनुबंधित उनसे निगम को करीब 1.5 करोड़ की आय हुई है। उधर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा कि यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा क्या पूरा हो चुका है और लोकहित में क्या सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र जारी करेगी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री स्तर की अभी तक 2 बैठक हो चुकी है। इसमें 70 से अधिक विभागों के 14 मामले लंबित हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और सदन से लेकर सड़क तक संग्राम कर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे और सरकार के खिलाफ धरना दिया। पूरे राज्य की निगाहें, तमाम तरह की अपेक्षाएं राज्य हमसे आज कर रहा है और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की तो राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर कांग्रेस अब त्रिवेंद्र रावत की उसी घोषणा का हवाला देकर भाजपा सरकार से सवाल पूछ रही है कि सरकार अब गैरसैंण को क्यों भुला बैठी है और वहां पर सत्र क्यों नहीं कराया जा रहा है। सबसे हमारी प्राथमिकता गैरसैंण और इस सरकार ने जनभावनाओं का अपमान किया है, एक उपहास बना दिया है। सरकार निश्चित रूप से शहीदों की भावनाओं को, आंदोलन के संकल्प को निश्चित रूप से कुचलना चाहती है। एक तरफ ये मुद्दा सदन के अंदर गरमा रहा है तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत इसे लेकर गैरसैंण में धरना देने पहुंच गए। हरीश रावत के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी मौजूद थे। हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में धरना दिया। हरीश रावत ने गैरसैंण के मुद्दे को हवा दी, मगर भाजपा के मंत्री हरदा पर तंज कस रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कुछ काम उनको भी देना चाहिए, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। गैरसैंण में पहले से ही विधानसभा भवन, रिसर्च सेंटर और मिनी सचिवालय, मंत्रियों के कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस सहित पहले ही बजट का प्रावधान पहले ही करेक्ट किया जा चुका है कि हर बजट में उसमें अलग से कोई प्रावधान हो ऐसा जरूर नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ेगी और धन की खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी तो अनुपूरक में आ जाएगा। अन्य संसाधनों से भी माननीय मुख्यमंत्री गैरसैंण के लिए बजट की व्यवस्था कर सकते हैं। गैरसैंण के बहाने कांग्रेस एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि जब गैरसैंण को राज्य की समर कैपिटल बना दिया गया है तो फिर वहां पर सत्र करने से परहेज किस बात का है। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से जितेंद्र पवार के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया। इन्होंने विधानसभा का कूच कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सूबे में वैसे तो सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात करती है, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। आरोप है कि बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल विभाग, सिंचाई विभाग जैसे कई विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार पर काम करने को तैयार नहीं है। कोर्ट हम लोग जाएंगे, हम सरकार को ऐसा बना देंगे कि बिना कोर्ट के ये न्याय मिलेगा। कोर्ट में ये लोग भी तो कोर्ट के एक अंग हैं। ये लोग कोर्ट में एक से एक हाई वकील, अच्छा वकील खड़ा कर देते हैं और हम लोगों के पास एक गरीब जनता है, हमारे पास कोर्ट जाने के अच्छे वकीलों के लिए पैसे नहीं है। हम आंदोलन कर देंगे। आंदोलन की जो ताकत होती है वो सत्ता हिला देती। आगे बढ़ते हैं विकासनगर से खबर, जहां खोदरी पावर हाउस में आग लग गई। पावर हाउस की टरबाइन में आग लगी है। आग लगने की वजह से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। ये बड़ी खबर विकासनगर से आपको बता दें, खोदरी पावर हाउस में आग लगी है, टरबाइन में आग लगी है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आग लगने की वजह से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। आगे
बढ़ते हैं। उत्तराखंड और यूपी के एक बड़े हिस्से को रोशन करने और लाखों लोगों की प्यास बुझाने के लिए जल्द उत्तराखंड के 10 गांव जल समाधि लेने जा रहे हैं। कौन कौन से गांव पर गिरेगी गाज, देखिए इस रिपोर्ट। जब भी उत्तराखंड के विकास की बात आती है, पहाड़ के लोग कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही एक और कुर्बानी फिर से होने जा रही है। उत्तराखंड के 10 गांव जल्द समाधि लेने जा रहे हैं। हल्द्वानी में जमरानी बांध को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है। जमरानी बांध से हल्द्वानी शहर को 117 MLD पानी मिलेगा। साथ ही 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। बांध से 55,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अभी इसे भारत सरकार द्वारा बाह्य परियोजना के रूप में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है और ADB की मदद से इसका कार्य किया जा रहा है। और जो डैम के विभिन्न तकनीकी पहलू हैं उस पर उनके द्वारा एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट का गठन किया गया है और वो इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। और जब उनका अध्ययन कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद जो ADB के साथ जो MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस प्रोजेक्ट के लिए वो साइन होगा और फिर लोन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी बड़ी परियोजना देहरादून शहर के लिए है। देहरादून में सौंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पर काम होना है, जिससे शहर को बड़े स्तर पर पीने का पानी मिलेगा। सौंग हमारी दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, सौंग पेयजल योजना। इससे देहरादून शहर को ग्रेविटी से पानी मिलेगा। अभी वर्तमान में देहरादून शहर को जो मुख्य पानी का स्रोत हैं वो आप लोगों को मालूम ही है, वो ट्यूबवेल हैं। तो अधिकतर जो हमारी पानी की आपूर्ति है वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो रही है। सौंग बांध बनने के बाद हमारी जो व्यवस्था होगी वो डैम से होगी और डैम से ग्रेविटी से पानी मिलेगा। उसमें भूजल का दोहन रुकेगा। विकास की इस रफ्तार में हल्द्वानी शहर के 6, टिहरी का 1 और देहरादून के 3 गांव जल समाधि ले लेंगे, जिससे करीब 1300 परिवारों का विस्थापन करना पड़ेगा। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों की कुर्बानी दी जा रही है उनके विस्थापन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। विस्थापन को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारा यह है कि भाई विकास होना चाहिए, लेकिन विकास अगर उससे कोई प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी सुविधा का भी पूरा ध्यान हमारी सरकार रखेगी। हाल ही में 120 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए देहरादून के लोहारी गांव की जल समाधि हुई और अब ऐसे ही बहुत जल्द 10 गांव जल समाधि लेने जा रहे हैं। देहरादून के प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सौंग नदी पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में पानी की किल्लत बड़े स्तर पर दूर होगी। साथ ही ट्यूबवेल की जो आत्मनिर्भरता है उससे भी निजात मिल सकेगी। सरकार और विभाग इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि केंद्र की ओर से दोनों प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून। उत्तराखंड में हो रही भीषण गर्मी के बीच मौसम को लेकर अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने 17 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रा रूट सहित पहाड़ी जिलों में बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 16 और 17 जून को प्रदेश के ज्यादातर स्थानों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर में आयोजित नॉर्थ जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। नॉर्थ जोन की प्रतियोगिता में 7 राज्यों के 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आने वाले समय में यहां पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे लेकर बागेश्वर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सरयू नदी के तट पर योग अभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि योग दिवस के दिन सभी लोग पूरे तालमेल के साथ योग अभ्यास करें। योगाभ्यास में डीएम समेत जिले के तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।
वहीं कोटद्वार में सोशल मीडिया पर कुछ युवकों का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक बाइकों पर सवार होकर स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान वे चलती बाइक पर खड़े हो जाते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। उनके पीछे चल रहे युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वायरल वीडियो पर पुलिस एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। लौट के भी मत आना, जा चुके हो तो याद रखना, लौट के भी मत आना। राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल ने देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। देखिए उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जागेश्वर धाम पर राज्यपाल पहुंचे। गुरमीत सिंह को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पूजा अर्चना भी की। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की। वहीं केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी से बचने के लिए रेल शेल्टर लगाए गए हैं। यात्रियों को अब बाबा केदार के दर्शनों के बर्फबारी और बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर परिसर से गोल चबूतरे तक करीब 350 मीटर के हिस्से में रेन शेल्टर लगा दिए गए हैं, जबकि इन रेन शेल्टर्स को हेलीपैड तक लगाए जाने की कार्य योजना है। वहीं नैनीताल स्थित कैंची धाम का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कैंची धाम पहुंचे। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा नीम करोरी महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। बाबा के प्रति आस्था ऐसी कि लोग लंबी कतार में लगकर बाबा के दर्शन और प्रसाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। कैंची धाम का स्थापना दिवस है, मौका खास है, इसलिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रार्थनाओं में देश के लिए जो अवश्य रहता ही है, अन्नपूर्णी सदापूर्णी शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम दीक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवासी भक्ताश्च त्रैलोक्य मंगलम कुरु। एक करीब त्रैलोक का मंगल करने वाली है अन्नपूर्णा मैया। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जो प्रसाद पाए खूब उसका कल्याण हो, अच्छा हो। बीते कुछ दिनों से मेले को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। प्रसाद के तौर पर वितरित होने वाला मालपुआ कई दिन से तैयार किया जा रहा है। व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस की तरफ से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। निश्चित रूप से 2 साल बाद कैंची धाम का मेला दोबारा हो रहा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। तो सारी व्यवस्थाएं की गई। मंदिर परिसर में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है और यहाँ शांतिपूर्वक लोग अपना दर्शन करें। कैंची धाम में पिछले 57 साल से भंडारे का आयोजन होता रहा है, मगर कोरोना की वजह से बीते 2 साल से कम लोग ही पहुंच पाए थे। मगर इस बार कैंची बाबा का ये धाम गुलजार हो गया है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।